हेलो फ्रेंड्स, 3 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 11 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, ऑन ईव ऑफ पीएम्स टूर पैलेस्टीन होप्स टू कीप इंडिया टाइज फर्म। तो ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक्चुअली बात कर रहे हैं कि जो इंडिया विजिट कर रहे, अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करने वाले इजराइल। तो ये फर्स्ट टाइम हो गया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इजराइल विजिट कर रहे, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजराइल। तो ये इस कंटेक्स्ट में एक और चीज जो सामने आई है वो है कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इजराइल विजिट करेंगे, पैलेस्टीन में। तो यहाँ पे एक्चुअली पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इजराइल के साथ रिलेशंस इंडिया के इम्प्रूव हो रहे हैं, तो उसमें पैलेस्टीन को कुछ नेगेटिव असर नहीं होगा, मतलब उनके साथ रिलेशन स्पॉइल नहीं होंगे, ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो खुद भी मानते हैं कि हाँ, दोनों नेशंस के साथ रिलेशंस रखने चाहिए, इंडिया की जरूरत है, इंडिया को भी डिप्लोमेटिकली ये स्टेप्स लेने हैं, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हो। और वो कह रहे हैं, ये भी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पैलेस्टीन विजिट नहीं कर रहे, क्योंकि इवन जो ये पैलेस्टीन के जो अथॉरिटी, पैलेस्टीन अथॉरिटी जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के, महमूद अब्बास, वो खुद पैलेस्टीन में नहीं होंगे उस टाइम पे, वो खुद फॉरेन विजिट्स पे है। तो ऑफ कोर्स ही विल नॉट बी देयर टू रिसीव प्राइम मिनिस्टर, तो इसीलिए वो ये भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि विजिट सिर्फ इजराइल को हो रही है। तो ये डिटेल्स है। यहाँ पे ये पहले के रिलेशंस के बारे में लिखा गया, क्योंकि पहले जितने भी अथॉरिटीज ने विजिट किया है, जैसे लास्ट ईयर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, सुषमा स्वराज ने विजिट किया था, तो उन्होंने भी इजराइल और पैलेस्टीन दोनों जगह पे विजिट किया था। इवन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी 2015 में गए थे, दोनों इजराइल पैलेस्टीन। तो ये पॉइंट्स रखी गई कि इवन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह पहली बार 2000 में ये विजिट हुई थी, तभी भी दोनों स्टेट्स को विजिट किया गया था। और ये 1992 से फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए, जिसको अब 25 साल पूरे हो गए। तो पैलेस्टीन के साथ हमारे रिलेशंस है ही, हमने पैलेस्टीन के पार्टीशन के अगेंस्ट वोट किया था 1947 में ही। इवन प्रेजेंटली भी जो वोट किया गया था ऑन ऑब्जर्वर स्टेटस फॉर पैलेस्टीन, कि पैलेस्टीन को यूएन में ऑब्जर्वर स्टेटस देना चाहिए, उसके लिए भी हमने उनके फेवर में वोट किया। तो पैलेस्टीन के साथ भी हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहे हैं। हम अभी भी 2 स्टेट सोल्यूशन को पुट फॉरवर्ड करते हैं कि इजराइल पैलेस्टीन दोनों पीसफुली को एग्जिस्ट करें। तो वो एक पॉइंट है जो पैलेस्टीन भी चाहती है इंडिया उसके लिए ये पॉइंट को आगे लेकर जाए। तो वही है। तो अब देखेंगे आगे, विजिट के बाद काफी सारी डिटेल्स आएगी, और ऑलरेडी इजराइल पैलेस्टीन रिलेशन को डिटेल में डिस्कस किया गया, तो वो वीडियो का लिंक भी है ये वीडियो के एंड पे, वो आप डिटेल में भी देख सकते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है, कुलभूषण जाधव केस, इंडिया डिनाइड कॉन्सुलर एक्सेस अगेन। तो ये अगेन जो हमारा कॉन्सुलर एक्सेस का केस था कि कुलभूषण जाधव जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया है पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट, उनका भी हमने डिमांड किया कि उनके लिए कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए। तो ये रिसेंटली हमने कल न्यूज में डिस्कस किया था कि 2008 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये जो अग्रीमेंट हुआ है ऑन एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, तो वो एक्सचेंज लिस्ट जो हमने एक्सचेंज की, उसमें ये कॉन्सुलर एक्सेस का भी डिमांड डाला। तो ये पाकिस्तान अथॉरिटीज कह रही है कि ये जाधव केस इसमें साथ में नहीं जा सकता, क्योंकि उनको तो वो स्पाई मान के उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, और ये जो एक्सचेंज लिस्ट है वो सिविलियन प्रिजनर्स के लिए है, तो फिशरमैन वगैरह को इसमें एक्सचेंज किया जाता है। फिर अगला न्यूज आइटम है, एरोजल श्रिंकिंग इंडियाज मानसून। तो ये एक स्टडी की गई है मानसून के बारे में। तो ये 2015 में भी ये मिस्टर कृष्णन है, उन्होंने ये स्टडी की थी, मिस्टर आर कृष्णन क्लाइमेटोलॉजिस्ट है। तो जब 2015 में उन्होंने स्टडी की थी, तब उन्होंने बताया था कि इंडियन मानसून की स्ट्रेंथ कम होते जा रही है, वीक होते जा रहे हैं, वो एक फैक्ट है। लेकिन इसके रीजंस क्या है वो ढूंढने के लिए उन्होंने जो स्टडी की थी, उसमें उन्होंने देखा कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, एरोजल्स की वजह से, और इवन फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर कवर जो चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, उसकी वजह से जो है मानसून वीक हो रहे हैं। तो ये स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अब उन्होंने जो स्टडी की, और ये स्टडी वो कैसे करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग से और कंप्यूटर साइमुलेशन से। तो जो इंडियन मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, आईएमडी, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो फोरकास्टिंग मॉडल यूज करता है, उसका साइमुलेशन करके वो फोरकास्टिंग को यूज करके वो ये स्टडीज कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने अभी जो लेटेस्ट स्टडी की, उसमें उन्होंने देखा कि एरोजल्स की वजह से मानसून ज्यादा अफेक्ट होते हैं रादर देन ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये एक स्टडी अब सामने आई है। तो ये एरोजल्स क्या होते हैं, एरोजल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड या लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो गैस में सब होते हैं, गैस में सस्पेंडेड होते हैं,
या तो एयर में, गैस में। तो ये जो है इसका सोर्सेस क्या है एरोजल्स के, इवन वेहिकुलर एग्जॉस्ट जो होते हैं वो एरोजल्स बनते हैं यहाँ से। फिर हाफ बर्न क्रॉप रेसिड्यू है उसमें से एरोजल्स आते हैं। इवन डस्ट और केमिकल एफ्लुएंस, ये सारे एरोजल्स होते हैं। तो ये एरोजल्स जब जमा होते हैं इन द एटमॉस्फेयर, तो उस वजह से मानसून वीक हो जाती है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि एरोजल्स की वजह से ये डस्ट क्लाउड शील्ड्स बन जाती है। तो ये जो शील्ड बन जाती है इसके अंदर से फिर सन रेज जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से जो लैंड और सी टेम्परेचर्स है वो कम हो जाते हैं। तो इस वजह से जो मानसून है, तो मानसून डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। तो स्ट्रेंथ ऑफ मानसून टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये जब लैंड सी टेम्परेचर डिप्रेस हो जाते हैं इनकी वजह से, तो मानसून भी वीक हो जाते हैं। तो ये स्टडी अब सामने आई है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया, ये एरोजल्स जो है ये एग्जॉस्ट से आते हैं यहाँ पे, और ये सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है 8 जेम्स मिसिंग फ्रॉम पद्मनाभ आइडल। तो ये श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में। तो ये टेम्पल काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में रही है। दिस इज ऑल्सो सेड टू बी द रिचेस्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड। तो यहाँ की रिचेस का एग्जैक्ट एस्टिमेट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 वॉल्ट्स है जो है जहाँ पे ये ट्रेजर है। तो ये टेम्पल ट्रेजर जो है इसमें से 6th वॉल तब तक खोला भी नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे ये इनऑस्पिशियस माना जाता है कि इसको खोलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भी केस चल रहा है, और उन्होंने एक एमिकस क्यूरी अपॉइंट किए, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। एमिकस क्यूरी मतलब फ्रेंड ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे रिसेंटली प्रेजेंटली जो न्यूज है कि 8 डायमंड्स यहाँ से मिसिंग है जो वहाँ रिचुअल्स में यूज किए जाते हैं, तो ये भी रिपोर्ट किया गया है। पर ये स्पेसिफिक न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इशू पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये केरला में है, तिरुवनंतपुरम केरला में। तो ये तिरुवनंतपुरम जो नाम है वो भी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से ही आता है। तो ये टेम्पल जो है विष्णु टेम्पल है। तो ये जो यहाँ पे प्रिंसिपल डीटी विष्णु डीटी है, इनको पद्मनाभ स्वामी कहा जाता है। तो ये डीटी जो है वो अनंत शयनम पोस्चर में, तो ये इटर्नल योगिक स्लीप पोस्चर जो है वो सर्पेंट के ऊपर सोए हुए, आदिशेषन सर्पेंट पे, तो वो सांप पे। तो ये उनका जो पोस्चर है अनंत शयनम, तो उसमें से ही नाम आता है तिरुवनंतपुरम, मतलब सिटी ऑफ लॉर्ड अनंत। तो ये सिटी भी उनके नाम पे है। तो ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है। द्रविडियन स्टाइल मिक्स है, केरला स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल का मिक्स है यहाँ पे। और द्रविडियन स्टाइल में हम जनरली देखते हैं इलैबोरेट गोपुरम्स होते हैं। गोपुरम मतलब गेटवे। तो ये जो द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर वो भी हम देखेंगे। तो ये इवन ट्यूटिलरी डीटी है, ये रॉयल फैमिली जो है ट्रवनकोर, ट्रवनकोर इज द ओल्ड नेम ऑफ तिरुवनंतपुरम। तो ये वहाँ की रॉयल फैमिली डीटी है, श्री पद्मनाभ स्वामी जो विष्णु डीटी है। और एक पॉइंट यहाँ पे है कि इवन टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन के अंदर जो हिंदू फेथ के है, जो हिंदूज है, उनको यहाँ पे अलाउ किया जाता है टेम्पल एंट्री के लिए, और ड्रेस कोड भी है यहाँ पे। फिर ये है रिगार्डिंग द ट्रेजरी टू, और ये गोपुरम दिखाया गया है। तो ये गेटवे बहुत इलैबोरेट्स होते हैं, जो हम जनरली साउथ इंडियन टेम्पल्स में देखते हैं। तो ये गेटवेज होते हैं। टेम्पल इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन गेटवेज काफी बड़े और इलैबोरेट होते हैं। तो ये दिखाया गया पद्मनाभ स्वामी टू। और यहाँ पे जो 6th वॉल्ट है उसके बारे में भी लिखा गया है कि ये 6 वॉल्ट्स में से जो 1 है वो अब तक नहीं खोला गया। उसके दरवाजे पर भी ये सर्पेंट, सांप की इमेज ऐसे जो थ्रेटनिंग है कि उसको नहीं ओपन करना चाहिए। तो वही इनऑस्पिशियस माना जाता है, अशुभ माना जाता है कि वो नहीं खोलना चाहिए ऐसे। फिर अगला न्यूज आइटम है डीआरडीओ मिसाइल टेस्ट लॉन्च फैसिलिटी गेट्स फॉरेस्ट क्लियरेंस। तो डीआरडीओ की जो टेस्ट रेंज फैसिलिटीज है, हम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के बारे में पढ़ते हैं जब मिसाइल लॉन्चेस होते हैं, जो चांदीपुर ऑन सी पे है। तो ये जो टेस्ट रेंज है ये नई बनाई जा रही है। तो ये न्यू टेस्ट रेंज फैसिलिटी के लिए अब वो मिसाइल टेस्ट लॉन्च फैसिलिटी के लिए लैंड एक्वायर कर रहे हैं। तो लैंड एक्वायर करने में अराउंड 154.42 हेक्टेयर्स जो है वो फॉरेस्ट लैंड है। तो इसका डाइवर्जन जो किया जाएगा, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से इनको क्लियरेंस लगता है। तो ये फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 1 इनको ग्रांट किया गया। तो ये न्यूज है। तो ये मिसाइल टेस्ट फैसिलिटी जो है, ये लॉन्च फैसिलिटी बनाई जा रही है गुल्ललामोडा विलेज है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में यहाँ पे। तो ये फॉरेस्ट लैंड जो अक्वायर हो रहा है उसमें से 46 हेक्टर जो है वो कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रीजन भी इंक्लूड है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लैंड एक्वायर होता है, अगर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट किया जा रहा है तो उसके लिए कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन करना होता है। कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मतलब ये फॉरेस्ट चला गया तो आपको कहीं और फॉरेस्ट डेवलप करना होगा। अफॉरेस्टेशन मतलब फिर से फॉरेस्ट ग्रो करना है।
यहाँ पे ये कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोविजन एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गाइडलाइंस दी है 2008 में, और अब तो 2016 में कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन एक्ट भी पास किया है पार्लियामेंट ने, तो उसके अंदर भी प्रोविजंस है। तो यहाँ पे ये सबके लिए एप्लीकेबल है, जो भी यूजर एजेंसी हो, या तो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, ये पीएसयू है तो इनको ये प्रोवाइड करना होगा। तो इवन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने भी अपने क्लियरेंस में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि उनको फंड्स प्रोवाइड करने होंगे। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू देखा जाता है फॉरेस्ट का, इस बेसिस पे ही कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन में फंड प्रोवाइड किया जाता है। तो ये ट्रांसफर करना होगा उनको फंड्स। इवन उन पे ये प्रोविजन लगाया गया है कि जो ये कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रीजन जो ये इनको चला जाएगा, उनसे अक्वायर किया जाएगा, तो उधर वहां पे उनको इक्विवेलेंट मैंगो और मडफ्लैट एरिया एडजेसेंट और कंटिजियस रीजन में लाना होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी है, विच इज वेलकम इनिशिएटिव। तो यहाँ पे मतलब कि उनको कहीं और नहीं लगाना है, अफॉरेस्टेशन करो लेकिन एडजेसेंट और कंटिजियस में करो कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही बेनिफिट हो। तो ये क्या कहा गया है, इनका यह जो कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ स्टार्ट होगा तो उनको ये भी मैंडेट किया गया है कि ये नेस्टिंग सीजन जब होगा ऑलिव रिडली टर्टल्स का जैन टू मई के बीच में, तब ये उनको कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टॉप करना होगा। तो वो है। और फिर इवन उनको कहा गया है कि आप रोड ट्रांसपोर्ट ना यूज करो, रोडवे यूज ना करो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आप कृष्णा वाटरवे से ट्रांसपोर्ट करो। तो ये सजेशंस भी दिए गए टू बी एनवायरमेंटली फ्रेंडली। तो वो है। और स्टेज 2 क्लियरेंस जो होगा, फॉरेस्ट क्लियरेंस जब दिया जाएगा उसके बाद से 3 साल के अंदर उनको यहाँ पे ट्वाइस द एक्सटेंट ऑफ एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट करेंगे जो वो यहाँ पे उनको ये रेस करना होगा, मतलब इतना फंड रेस करना होगा। तो ये कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके डिटेल्स भी दिए गए हैं। कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये ऑलरेडी प्रोविजन लाया गया था, तो फंड्स ये नेट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर सब कंपनीज देती थी, पब्लिक सेक्टर मेजरली प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज होती है। तो 42,000 करोड़ फंड है इसमें, कंपा करके बनाया गया था, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो उनके पास ये फंड है। और अभी जो एक्ट पास किया गया उसके अंदर भी प्रोविजन है कि ये जो फंड अक्यूमुलेट होगा तो सारी यूजर एजेंसीज को ये देना होगा, और इसमें से नेशनल कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक होगा और स्टेट फंड होगा, और 90% जो फंड होगा वो स्टेट्स यूज करेंगे। तो दीज विल बी स्पेंट बाय द स्टेट्स, और 10% जो है वो सेंटर को जाएगा। तो सेंटर इधर रेगुलेशन के लिए फंडिंग यूज करेगी। तो ये फंड्स जो है ये अक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब इसको किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, तो ये फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करने के लिए है, इवन फॉरेस्ट रीजनरेशन और अलाइड एक्टिविटीज के लिए, मतलब इसके एसोसिएटेड एक्टिविटीज के लिए। तो जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर्पसेस के लिए, इवन ग्रीन इंडिया मिशन जो है तो उसके अंदर जो है, जैसे अगर रोड्स के अलोंग ट्रीज ग्रो करते हैं उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो ऐसे माना जाता है कि ये डाइल्यूट कर देगी अफॉरेस्टेशन पर्पस को, क्योंकि कोई परसेंटेज डिसाइडेड तो है नहीं कि कितना परसेंटेज अलाइड एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा सकता है। तो कैसा फॉरेस्ट अक्वायर किया जा रहा है, जैसा अगर डेंस फॉरेस्ट अक्वायर किया जा रहा है तो वैसे ही कंपेंसेट करना चाहिए, वो प्रोविजन अपहोल्ड करना इंपॉर्टेंट है। और इस केस में डीआरडी को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि कैसे वो कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन करेंगे। तो ये एक वेलकम इनिशिएटिव है। और यहाँ पे सारे स्टेट्स का जो ब्रेकअप कितना है फंड्स में वो बताया गया। तो ओडिशा का सबसे ज्यादा, तो मतलब कि ओडिशा में सबसे ज्यादा लैंड, फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट किया गया है। तो यहाँ पे कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन यहाँ पे करना है। तो ये सारा मेंशन है। फिर अगला न्यूज आइटम है 9 more birds biodiversity areas in केरला। तो ये केरला में इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज डिसाइड की गई है, ये इनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने किया है, जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का इंडियन पार्टनर है। तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज कॉल्ड दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब 120 कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिनका पार्टनरशिप है ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो ये 1922 में एस्टेब्लिश की गई थी। तो ये जो पहले तो ये इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज मतलब जहाँ पे ये बर्ड्स और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, तो उनको ये सिग्निफाई किया जाता है। और ये एरियाज में स्पेसिफिक कंजर्वेशन एक्शन पॉसिबल हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, उन्हीं एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये आइडेंटिफाई की गई है। स्पेसिफिक न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन सी 9 की गई, 9 बर्ड्स कौन से थे जो किए गए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो ये क्या है इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में भी।
तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में यहाँ दिया गया है, तो कंजर्व करने के लिए बर्ड्स, उनके हैबिटेट और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और इवन ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर ये ऑफिशियल उनका रेड लिस्ट अथॉरिटी है फॉर बर्ड्स। तो ये रेड लिस्ट निकालते हैं IUCN हर साल, आपको पता होना चाहिए, भी एनवायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेड लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, तो वो स्पीशीज जो थ्रेटेंड है उनका कंजर्वेशन स्टेटस इसमें मेंशन किया गया होता है फॉर ऑल स्पीशीज। IUCN ये करती है फॉर फ्लोरा एज वेल एज फौना, मतलब प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, और ऑफ कोर्स फॉर बर्ड्स आल्सो। तो वही है, तो यहाँ बर्ड्स के लिए रेड लिस्ट जो है ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो है ये कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में दिया गया है। तो थोड़े स्पीशीज हो गए वो लीस्ट कंसर्न के हो गए, फिर है नॉट थ्रेटेंड, फिर जो थ्रेटेंड है वो 3 कैटेगरीज है, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो जितना ज्यादा एंडेंजर्ड है, जितना ज्यादा डेंजर है, जैसे वो स्पीशीज को क्या वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो वहां पे ये इंक्रीज होता है। और फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड फाइनली एक्सटिंक्ट। तो ये कंजर्वेशन स्टेटस का भी पूरा डिटेल्स है। फिर अगला न्यूज आइटम है फ्यूरोर ओवर डी रजिस्ट्रेशन विद अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन। तो ये हमने कल न्यूज में देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि डीमोनेटाइजेशन से जो डेटा माइनिंग की गई उसके बेसिस पे 1 लाख कंपनीज को डी रजिस्टर किया गया है विथ 1 स्ट्रोक ऑफ अ पेन इन 1 मिनट। मतलब एक पेन, एक सही से हमने उसको 1 मिनट में सबको डी रजिस्टर किया है। तो यहाँ पे CAs और लॉयर्स इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक तो ये डीमोनेटाइजेशन से कैसे किया गया वो नहीं पता, क्योंकि अब तक कंपनीज की लिस्ट आई नहीं है पब्लिक में। और वो कह रहे हैं कि जो भी प्रोविजन के अंदर ये किया गया, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर उनको डी रजिस्टर किया गया, इवन कंपनीज एक्ट के अंदर अगर उनको डी रजिस्टर किया गया है, तो यहाँ पे एक्चुअली रजिस्टर ऑफ कंपनीज जो होती है इनको शो कॉज नोटिस भेजती है पहले। तो कंपनी को शो कॉज नोटिस भेजी जाएगी, मतलब कि कंपनी डी रजिस्टर होती है अगर उन्होंने बिजनेस 1 साल में स्टार्ट नहीं किया है, या 2 साल से पहले 2 साल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में उनका कोई बिजनेस हुआ नहीं है, या तो इवन डॉर्मेंट स्टेटस में है लेकिन अप्लाई नहीं किया उसके लिए, तो इनको शो कॉज नोटिस भेजा जाता है। और शो कॉज नोटिस भेजने के बाद इनको 30 दिन दिए जाते हैं टाइम रिप्लाई करने के लिए, और उसके बाद उनके रिस्पॉन्स अगर रजिस्टर ऑफ कंपनी सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको वो डी रजिस्टर कर सकती है। तो ये इमीडिएटली ऐसे कैसे किया गया, ये भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि 1 लाख कंपनीज को डी रजिस्टर कर दिया। इवन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 2 लाख और कंपनीज को डी रजिस्टर किया जाएगा, शेल कंपनीज को डी रजिस्टर किया जाएगा। तो इसीलिए कंसर्न्स क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। और इंडिया में ओवर 15 लाख रजिस्टर्ड कंपनीज है। और यही है, ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है रिगार्डिंग दिस प्रोविजन। फिर अगला न्यूज आइटम है GST पॉजिटिव फॉर इंडियाज क्रेडिट प्रोफाइल, मूडीज। तो ये ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज, जिन्होंने कहा है कि GST इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे इंडिया का क्रेडिट प्रोफाइल इंप्रूव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी गेन्स हो गए, मतलब प्रोडक्टिविटी गेन्स मतलब GDP ग्रोथ होगा, ज्यादा होगा, ये एक्सपेक्टेड है। इवन गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेशन जो है वो इंक्रीज होगा, टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज होगा। तो रेवेन्यू जनरेशन क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज होगा। तो टैक्स कंप्लायंस कैसे इंक्रीज होगा वो यहाँ पे दिखाया गया है। 3 रीजंस दिए गए टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज होने के। एक तो है कि इसमें टैक्स क्रेडिट्स दिए जाते हैं, क्योंकि ये वैल्यू एडेड टैक्स है, तो जो वैल्यू एडिशन है उस पर ही टैक्स किया जाएगा। तो जो आपने टैक्स भरा है वो टैक्स ऑलरेडी आपके सप्लायर ने भर दिया है, जिसको आपने रॉ मटेरियल इनपुट यूज किया है, तो वो आपको क्रेडिट मिलता है। तो इससे ये भी कहा गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से इवन इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, क्योंकि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो उनके कॉस्ट कम हो रहे हैं, क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या हो रहा था कि पूरे टैक्स जो आपके इनपुट खरीदा है उसके ऊपर भी टैक्स था, और आपके वो MRP में इंक्लूडेड है, तो उस पर आपको फिर से पूरा टैक्स देना पड़ता था। तो अभी ये सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स दिया जाता है। GST इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, तो है ना। तो इसीलिए टैक्स ऑन टैक्स नहीं होगा, तो इससे आपके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट जब मिल रहा है बिजनेसेस को, तो वो भी टैक्स कंप्लायंस करेंगे कि हम रजिस्टर करेंगे, हम अपनी डिटेल्स बताएंगे, तो हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उससे टैक्स कंप्लायंस भी इंप्रूव होता है, और क्योंकि बिजनेसेस को बेनिफिट्स हो गए तो ये एक्सपेक्टेड है कि वो कंज्यूमर्स को ये बेनिफिट्स देंगे, प्राइसेस कम करेंगे, तो इससे इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो ये ऑलरेडी हमने देखा है, एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज भी है इन द GST लॉ। तो ये है एक इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, और ग्रेटर इजी कंप्लायंस है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है IT इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इजी है, इसीलिए भी ये टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज होगा। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस भी कम हो जाएगा। सिंप्लीफाइड टैक्स रेट्स है, यूनिफॉर्म है, 1 नेशन 1 टैक्स, तो टैक्सेशन रेट्स भी पूरे नेशन के लिए एक ही है, तो सिंपल है, वो इजी टू कंप्लाई है। तो इसीलिए टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज होने के भी
पूरे रीजंस है, तो ये इससे जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा कंट्री को। और इवन सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज भी कह रहे कि इसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंक्रीज होगा और इस वजह से इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आएगी, राइट। और इवन नए बिजनेसेस को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी एनकरेज हो गए आने के लिए, क्योंकि एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट अब उनको मिल गई। तो ये रीजंस दिए गए हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है द राइजिंग क्लाउड ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स जो है कंट्री में अभी इंक्रीज हो रहे हैं। इंडियन म्यूचुअल फंड्स पिछले 5 सालों में देखा जाए तो 3 गुना बढ़ गए। तो ये बढ़ने के वजह से मतलब इनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो इस वजह से बेनिफिट्स भी काफी है, क्योंकि पहले एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो कंट्री में ज्यादा थी, तो उनके वजह से स्टॉक मार्केट पे बहुत असर होता था। अगर क्योंकि एक्सटर्नल ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से भी अगर एफपीआई ने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट इंडिया से निकाल दिया, अपने स्टॉक शेयर्स बेच दिए उन्होंने, तो फिर इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर बुरा असर आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अब स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो ये एक रीजन बताया जा रहा है। तो ये म्यूचुअल फंड्स होते क्या है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, तो म्यूचुअल फंड मतलब जो कंपनीज ये म्यूचुअल फंड अनाउंस करती है, तो इन्वेस्टर्स सारे जो है रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स का ही कॉन्फिडेंस म्यूचुअल फंड्स में अब बढ़ा है। तो ये यहाँ पे अपना सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डालेंगे, मतलब डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आप मत डालो, आप म्यूचुअल फंड में डालो। और म्यूचुअल फंड फिर ये सिक्योरिटीज खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर ये इन्वेस्टमेंट से जो भी उनको रिटर्न्स मिलते हैं वो फिर से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स में। तो ये म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंक्शन करते हैं। ऑफ कोर्स वो अपना प्रॉफिट भी रखेंगे। तो ये म्यूचुअल फंड्स के फंक्शनिंग में एक नया जो एक इंस्ट्रूमेंट निकाला उन्होंने, तरीका निकाला है, वो है एसआईपी, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब कि आपके बैंक अकाउंट से हर महीने एक ट्रांसफर हो जाएगा म्यूचुअल फंड, तो वो ऑटोमेटिकली होता है, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ऑटो जनरेट, ऑटो मोड पे, ऑटो पायलट मोड पे। तो इसीलिए ये एक बहुत इजी तरीका हो गया कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अब इसका फायदा उठा रहे हैं। और ये एसटीपी होता है मतलब के सिस्टमिक ट्रांसफर प्लान। तो ये ट्रांसफर मतलब बोथ वे हो सकता है, आप डेप्ट में जाते हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाते हो, तो आप वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली ट्रांसफर हो सकते हो, वैसे इन दोनों के बीच में। तो ये यहाँ दिया गया है कि ये रीजन है कि म्यूचुअल फंड्स अब इंक्रीज हो रहे हैं। और यहाँ पे ये जो नेट फ्लोज है वो दिखाया गया है म्यूचुअल फंड्स में। तो आप देख सकते हैं 2017 में काफी इंक्रीज हुआ है म्यूचुअल फंड्स में। और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, ये 2 साल का कंपैरिजन है ब्लू और येलो में, 2012 और 2017 का। तो इन्वेस्टर्स इंक्रीज हुए, एसेट्स इंक्रीज हुए म्यूचुअल फंड्स के, इवन इक्विटी म्यूचुअल फंड एसेट्स इंक्रीज हुए, और मार्केट कैपिटल शेयर जो है इक्विटी में वो भी अभी 5.5% हुआ है। तो ये डिटेल्स दिए गए। तो एसआईपी को एक मेजर रीजन माना जाता है म्यूचुअल फंड्स की पॉपुलैरिटी के लिए। फिर अगला न्यूज आइटम है इंटीग्रेशन ऑफ ऑयल एंड गैस मेजर्स इज बेस्ट अवॉइडेड। तो ये एक सजेशन रखा गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली इन बजट स्पीच 2017 कि सारे जो पीएसयूज है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, उनको सबको इंटीग्रेट कर देना चाहिए। तो इसके वो 5 मेजर रीजंस उन्होंने दिए थे कि ये बेटर कैपेसिटी होगी उनके पास, वो हायर रिस्क ले सकेंगे, तो वो है। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा उनके लिए, मतलब सब मर्ज हो जाएंगे तो उनका जो कॉस्ट भी है वो कम हो जाएंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा उनको। शेयर होल्डर वैल्यू इंक्रीज होगा उनके लिए, और फिर उनको बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी मदद मिलेगी। और मेजरली जो मेन रीजन है कि वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो अगर ग्लोबली हम ऑयल एंड गैस जायंट्स देखें, तो जो मेजर ऑयल एंड गैस जायंट्स है जैसे कि एक्सॉन मोबिल है, फिर ये शेवरॉन है, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, रॉयल शेल, वो काफी ज्यादा उनका मार्केट कैपिटल है, और ओएनजीसी उनके सामने बहुत कम कैपिटल है। और बाकी भी ये इंडियन पीएसयूज दिखाई गई है। तो ये 6 मेजर इंडियन पीएसयूज है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। तो ये सारी स्मॉल है। तो ये प्लान यही है कि इन सबको मर्ज किया जाए ताकि इनके साथ ये कम्पीट कर सके। लेकिन इसमें कंसर्न्स है वो हाईलाइट किए गए इस आर्टिकल में। तो कंसर्न्स ये है कि पहला कंसर्न बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है, क्योंकि हमारे पीएसयूज में पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होता है। क्योंकि रिसेंटली भी जैसे देखा गया है कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के ऊपर काफी ज्यादा डेट है, तो इसका ओएनजीसी को कंपेंसेट करने के लिए प्रोविजन किया गया है। तो इस वजह से ओएनजीसी को भी वहां डाइवर्ट होता है उनका फंड। तो ये पॉलिटिकल इंटरफियरेंस जब होगा तो वो फिर इनएफिशिएंट ही रहेगा और पीएसयूज। तो ये कंसर्न रखा गया है। दूसरा कंसर्न है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, कि अगर ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल की भी जैसे बात हुई, ये सारा जो मर्ज कर देंगे तो ऑफ कोर्स मैन पावर, डुप्लीकेट मैन पावर होगा, तो उसकी जरूरत नहीं होगी। तो एम्प्लॉयज भी उनको हटाने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, तो काफी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट को अभी जॉब क्रिएट करना है,
तो वो इतने सारे लोगों का जॉब लॉस कैसे जस्टिफाई किया जाएगा, वो एक क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। तो ये एक्चुअली कृष्णमूर्ति कमेटी यूपीए गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की थी 2005 में। तब उन्होंने ये आइडिया को रिजेक्ट किया था। दो मेन रीजंस यही थे कि एक तो यहाँ पे मैन पावर जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, वो कैसे हो, और दूसरा था कि कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी एक कंसर्न है, क्योंकि कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सारे जब ये जो है पीएसयूज उनको मर्ज कर देंगे तो मोनोपोली हो जाएगी। तो ये मोनोपोली है, हम जनरली देख रहे हैं कि ये मोनोपोली अच्छी नहीं है। एविएशन सेक्टर में भी जब मोनोपोली की गई थी तो इट वाज नॉट गुड, इवन बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि फिर लेथार्जी आ जाती है, फिर वो कंपटीशन नहीं रहता। तो इसीलिए दिस इज नॉट अ गुड आइडिया एंड इसको कंसिडर करना चाहिए, ज्यादा डिटेल में कंसिडर किया जाए, फिर यहाँ स्टेप्स लिए जाए, वो एक सजेशन दिया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि साइज छोटी होने से आप कुछ इंटरनेशनल मार्केट में फंक्शन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आयरलैंड की ये टुलॉव ऑयल है, उसका एक एग्जांपल भी दिया गया कि इसका मार्केट कैपिटल बहुत छोटा है, लेकिन इन्होंने लोकल ऑयल फॉर्म्स के साथ कंसोर्टियम बना के मर्ज होके अग्रीमेंट्स करके उन्होंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी यूज करके, टेक्निक्स यूज करके काफी सारा एक्विजिशन किया है, तो ऑफशोर प्रोजेक्ट्स एक्वायर किए। तो ये सजेशन दिया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है, ये इसके बारे में भी दिया गया जो हमने अभी देखा, और ये ऑलरेडी ऑयल एंड गैस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, वो दिखाया गया। फिर लास्ट न्यूज आइटम है बाय जुपिटर नासा's न्यू रेवलेशन। तो ये एक्चुअली जुपिटर की एक टेलीस्कोप है जो जुपिटर के बारे में अभी डिटेल दिया, जेमिनी टेलीस्कोप। तो ये यूएस में लोकेटेड है। तो ये टेलीस्कोप अर्थ बाउंड है, अर्थ पे, और नासा ने स्पेसक्राफ्ट भी भेजा है, जूनो स्पेसक्राफ्ट, जो 2016 में अपने ऑर्बिट में पहुंच गई जुपिटर के। तो ये स्पेसक्राफ्ट और स्पेस में है और अर्थ पे टेलीस्कोप है, दोनों मिलके काफी सारे ऑब्जर्वेशंस डिटेल्स देते हैं जो जुपिटर एक्सप्लोरेशन में बेनिफिशियल है। तो आजकल प्लैनेट्स एक्सप्लोरेशन हम दोनों तरीके से कर पा रहे हैं और काफी सारी डिटेल्स मिल रही है, वो दिया गया है। तो ये स्पेसिफिक न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ जूनो के बारे में पता होना चाहिए। तो जूनो स्पेसक्राफ्ट जो है वो यहाँ 2011 में लॉन्च की गई थी और फाइनली वो जुपिटर ऑर्बिट में पहुंची इन 2016। तो ये जूनो स्पेसक्राफ्ट है, राइट। तो जूनो इज फॉर जुपिटर, एटलीस्ट ये फैक्ट पता होना चाहिए। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।